A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज हम यहाँ पर टर्म 2 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा आपका आ, आया है उसको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 टर्म 2 सैंपल पेपर सब्जेक्ट सोशल साइंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस की हम पहले बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका, तो 5 सेक्शंस के अंदर ये आपका बेटा जो है पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 से 5 तक 1 to 5 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आपका जब मैं सेक्शन बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सेक्शन सी की मैं जब बात करता हूं तो यहाँ पे 9 and 10 दे आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड कैरी 5 मार्क्स। सेक्शन डी की जब मैं बात करता हूं तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन ई जो है वो आपका मैप बेस्ड है। इसके अलावा जो हमें इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ध्यान रखना है वो है आपका, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वर्ड लिमिट की बात कर रखी है, ठीक है। वर्ड लिमिट भी हमें ध्यान रखनी है। कई बार जब हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर तो ये देखने में आता है कि बच्चे क्या करते हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते। जो सवाल अच्छे से आता है उसके अंदर जितना भी ज्ञान है सारा के सारा क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं। तो हमें वर्ड लिमिट का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो जो पहला सवाल है वो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से है, ठीक है। और क्या बोल रहा है सवाल आपका, सवाल क्या बोल रहा है आपका, किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका सिटीज में और टाउन्स के अंदर फैलता है या किस तरीके से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट दे रखे हैं। अब बात यह है कि सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट हम लिखें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। 3 to 4 पॉइंट्स का मतलब है अपना एक एक लाइन में जो पॉइंट्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब मूवमेंट की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज की जब हम बात करें तो टीचर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, लॉयर्स ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी वो बंद कर दी थी, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया था। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज थी जो कि उस टाइम पर जो लोग बाग थे उनके द्वारा की गई। तो आपको यहीं पर क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपरेट नहीं किया, असहयोग आंदोलन। जो इंडियंस थे अलग अलग जो उसके अंदर सेगमेंट कह लीजिए या ग्रुप्स कह लीजिए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं किया। तो एक बहुत बेसिक सा सवाल जिसका बहुत इजी है, मैं मानता हूं कि बच्चे जवाब दे देंगे अगर पेपर में आता है तो। वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। एक बेसिक सवाल वापस से, क्या बोला गया है बेटा यहाँ पे, टूरिज्म। आप सब लोग अपना विंटर वेकेशन लगती है या समर वेकेशन लगती है तो घूमने जाते हैं। बाहर से भी लोग बाग जो हैं फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे इंडिया में। तो टूरिज्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड से कंपेयर करना है कि टूरिज्म को हम ट्रेड से कैसे कंपेयर करके देख सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा सवाल। आज अगर कोई बाहर विदेश से टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर तो वो फॉरेन एक्सचेंज की हम कह सकते हैं बात यहाँ पे कर सकते हैं। जब वो आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट होगा। हम भी कहीं घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोटा से आपका हिमाचल की तरफ जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो वहाँ पर मैं बुकिंग कराऊंगा होटल के अंदर। फिर वहाँ पर मैं आसपास की जो जगह घूमूंगा, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो वहाँ पे जो लोकल कल्चरल चीज़ें हैं उनको मैं अगर पसंद आती है तो परचेस कर लूँगा। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, बिजनेस तो हो रहा है, ट्रेड तो हो रहा है, मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं फ्लो तो हो रहा है मनी का, ठीक है। मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। जब मैं अपने होटल से बाहर जाऊंगा घूमने के लिए तो मैं कोई व्हीकल भी लूंगा, फिर जहाँ पे जाऊंगा हो सकता है वहाँ पे कोई मुझे पसंद आ जाता है कोई चीज़ तो परचेज भी कर लूंगा, तो लोग बाग एंगेज्ड है। हैंडीक्राफ्ट की हमने बात कर ली। टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, तो अलग अलग यहाँ पर बाइफर्केशन कर दिया टूरिज्म का। आप देखते हैं कई लोग बाग एडवेंचर के लिए, कई लोग अपने आप को ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपका मेडिकल टूरिज्म तो हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा की हम बात करें, होम्योपैथी की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, ठीक है, अलग अलग इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आते हैं। और
एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट आखिरी में, तो इनमें से जो आपको ठीक लगता है आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं, बट हाँ हमें वर्ड लिमिट का तो ध्यान रखना ही है। डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज जो आपका चैप्टर है वहां से ये सवाल आया है। जब मैं वन पार्टी सिस्टम की बात करता हूं तो उसका मतलब कि आपका वहां पर वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। उस कंट्री के अंदर वो सिंगल पार्टी रहेगी जो कि क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। क्या इसका मतलब ये कि दूसरी पार्टी नहीं, अगर कोई दूसरी पार्टी भी है तो बट सुप्रीम कौन है, वो एक ही पार्टी, उसको उसके सबॉर्डिनेट ही रहना पड़ेगा, है ना। अपने को यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है, जैसे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। फिर अपन बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। आपका जिस कंट्री में दो क्या है मेन पार्टीज है जो कि ऑपरेट कर रही हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो टू पार्टी सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल भी देना है, तो क्लियर कट क्वेश्चन है बहुत बेसिक आपका एनसीईआरटी से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, और बहुत बेसिक सा सवाल आपका यहाँ पे पूछ लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस बताइए। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स। एक मेन फंक्शन, आपका जो सेंट्रल बैंक है वही तो इशू करेगा ना करेंसी नोट्स को। अच्छा, मेरा एक यहाँ सवाल आ जाता है कि आपका 500 रुपीज का जो नोट रहता है उसके पीछे किसकी इमेज रहती है। मेरा एक सवाल आप लोगों से पता करना, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर देखना कि 500 के या 100 के जो करेंसी रहती है उसके पीछे किन किन की इमेजेस रहती है। आइए दूसरा, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है आरबीआई। आपका एक टर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब कि जो बैंक होते हैं उनको भी अलग अलग सेक्टर में लोन्स को प्रोवाइड कराना रहता है, तो इन सब का सुपरविजन कौन करता है, आरबीआई। जैसे कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉमन पीपल हैं, बिजनेस पर्सन हैं, वर्किंग क्लास है, सबके बीच में लोन बांटना है बैंकों को, तो उन सबका सुपरविजन अल्टीमेटली कौन कर रहा है, आपका बेटा आरबीआई। थर्ड पॉइंट, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। अब आपने यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो की बात अगर सुनी हो, मैंने तो पढ़ाई है वैसे क्लास में, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर, सीआरआर, जिन्होंने नहीं सुनी कोई बात नहीं, बैंक को कैश बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी 15% वाली बात हमने दे रखी है ना एनसीईआरटी के अंदर, कि बाय चांस आपका बहुत सारे कस्टमर एक साथ आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि बैंक के अंदर पैसा खत्म हो जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखता है आरबीआई, मॉनिटरिंग करता रहता है। आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। तो ये मैंने जो अभी ऊपर बात करी ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, हर किसी को आपको लोन बांटना है, वो वाला पॉइंट उसके अंदर कवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा अपना, फिफ्थ क्वेश्चन। रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है वहां से सवाल है आपका। अब यहाँ पर 2015-16 और 2019-20 का डेटा हमें देखना है। यहाँ पर तो 106.60 मिलियन टन है और यहाँ पे 102.62, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या। कंपेयर द 2015-16 एंड 2019-20 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन, यहाँ तो वन ही पूछा है, अपन ज्यादा बता देते हैं, फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019 एंड 20। तो आपका लागत बढ़ गई है वक्त के साथ, इन्फ्लेशन के आपने सुना होगा टर्म, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। कोकिंग कोल के हमारे पास अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेबर तो है बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, कई बार अपना एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई, बिजली प्रॉपरली नहीं आ पाती है, टाइमली नहीं आ पाती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें हम बता सकते हैं कि क्यों जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हुआ। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन ही इसी के अंदर 5.2 लिख रहा है, why is production and consumption of steel considered as an index of a country development। मतलब अगर किसी कंट्री में स्टील का कंजम्पशन हो रहा है, मतलब आयरन, तब आप केमिस्ट्री में ज्यादा इसको पढ़ते होंगे, एलॉय, आयरन, स्टील में, उसमें नहीं जा रहा, अगर स्टील का
कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट भी हम करते हैं यहाँ से, और कंट्री की ग्रोथ, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टील का यूज़ किया जाता है। सेक्शन बी पे आते हैं अपन। सेक्शन बी, Why do most of the rural households still remain dependent on the informal sources of credit? यानी कि आपका मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब गांव के अंदर रूरल हाउसहोल्ड्स क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ आपके क्रेडिट पे क्यों आज भी डिपेंडेंट है? भाई आप गांव में गए, आप गांव के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है, कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको अर्जेंट में लोन चाहिए, बैंक में जाएगा तो उसको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो वो क्या करता है, जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे हाथों हाथ लोन ले लेता है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराते नहीं ज़्यादा, है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है आंसर में। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक इन रूरल एरियाज, अभी गाँव में उतने बैंक नहीं ओपन हो पाए, हालांकि अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो इस पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। रीजनल रूरल बैंक्स की हम बात कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आजकल तो बहुत ज़्यादा डिजिटल, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारा, मतलब हम कह सकते हैं एक्सपेंड हो रहा है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है। पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बताया कि बैंक तो है बट आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप फाइल में क्या लगाओगे? फाइल बनती है जब अपन लोन लेते हैं तो, ठीक है। कभी पूछना आप अपने मम्मी पापा से, अगर उन्होंने लोन लिया हो तो क्या क्या उन्होंने स्टेप वहाँ पे फिल किए थे। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि लोन लेने गए तो वहाँ पे कोई चीज गिरवी रखनी पड़ी, प्रैक्टिकल भी होता है, मूवीज में तो देखा ही होगा। तो आपको कोलेट्रल अगर नहीं है तो फिर आपको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? इनफॉर्मल सेक्टर वाला, ठीक है। रूरल पीपल गेट इजी लोन फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर हाई हो जाती है, जो कि उनको बाद में क्या करना पड़ता है? सफर करना पड़ता है। आपने इसी टॉपिक में एक टर्म देखी होगी या इस चैप्टर में, डेब्ट ट्रैप, टू क्रेडिट सिचुएशन बताइए ना एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर में, डेब्ट ट्रैप वाली। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट हाँ आपको रिकॉग्नाइज हो रहा होगा जब आप, मैं डेब्ट ट्रैप का नाम ले रहा हूँ, या जो दो कंडीशंस बताई है, जो अलग अलग एग्जाम्पल केस स्टडीज लेके बताया गया है। आइए सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करना है हमें, कि कैसे ये ओवरकम करता है द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह, नाम से ही पता पड़ रहा है कि भले गांव के अंदर, भले शहर के अंदर आपके 15, 20, 25 लोग बाग क्या कर रहे हैं, अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो लोग एक इनकम मंथ की 50 रुपए, 100 रुपए क्या कर रहे हैं, उसका एक तरीके से सेविंग हैबिट डल जाएगी, उसके अंदर जो हेड है उसके पास डिपॉजिट कराते रहेंगे। अच्छा, इससे बहुत सारे फायदे हमको देखने को मिलते हैं, 3-4, आपका सेविंग भी हो रही है, आपको कभी लोन चाहिए तो आप उनसे लोन भी ले सकते हैं, आप सेल्फ रिलायंट भी हो रहे हैं, ठीक है। आपकी एक हैबिट भी बढ़ रही है कि हमें हर महीने कुछ कुछ पैसा बचाना है। तो ये तो बेसिक मैंने बताया कि होता क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे देखते हैं आंसर क्या बोलता है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, ये मैंने बता दिया। आप अगर इस ग्रुप के मेंबर हैं तो आप इसी ग्रुप के अंदर कह सकते हैं कि मुझे लोन चाहिए, मिल जाएगा, क्योंकि गारंटर ये कौन हो जाएगा? जो इस ग्रुप, जो ग्रुप है या जो ग्रुप के हेड है, वो गारंटर बन के लोन ले सकते हैं बैंक से, या खुद लोन दे सकते हैं अगर लोन का अमाउंट कम है तो। रेगुलर इन द सेविंग विच कैन बी यूज्ड फॉर मॉनेटरी हेल्प, ये भी अपन ने भी बात करी। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेट्रल, ये भी अपन ने भी बात कर ली, तो वही बात आंसर के अंदर बताई गई है। Tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in NCM differently. नेशनलिज्म इन इंडिया से बात हो रही है। आपका जो टॉपिक है वो है आपका एनसीएम के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंड्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये 3 जगहों पर था आपका, टाउन्स, आपका कंट्री साइड और प्लांटेशन में। अब जो कंट्री साइड वाली बात है, यहाँ पर भी दो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में कोट कर रखे हैं चीज़ें, एक तो बाबा रामचंद्र वाली है और एक एल्यूरी सीताराम राजू वाली है। तो ट्राइबल पीजेंट्स वाली बात यहाँ पर वहाँ से निकल करके आ रही है। अब एल्यूरी सीताराम राजू जो थे गुड़े मिल्स
जो कि आपका आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर वो कह सकते हैं हीरो थे, लोग बाग उन्हें फॉलो करते थे। ये किस चीज़ से विरोध करते थे? देवर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज। अगर अपन थोड़ा बेस में जाए तो वहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते थे। आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, अगर अपन इंडिया में अभी की बात करें, पढ़ते भी हो आप, चैप्टर्स में आता है आपकी जूनियर क्लासेस में। ट्राइबल पीपल, उनका काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को वो मानते हैं, उनमें से कुछ पेड़ होते हैं जिनकी वो पूजा भी करते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो जंगलों से ही चलता है। बट जब ब्रिटिशर्स ने उनका लिमिट कर दिया कि अब आप फॉरेस्ट में उतना फ्रीली नहीं जा सकते जितना फ्रीली पहले जा रहे थे, तो इन लोगों ने फिर रिबेल किया। उस पॉलिसीज के खिलाफ इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, और इनके हीरो या लीडर कौन थे आपके? एल्यूरी सीताराम राजू। Their livelihood was affected and their traditional rights were denied। ये मैंने अभी बताया कि वो कुछ पेड़ों की पूजा भी करते थे, तो उन सब चीज़ों को अगर आप किसी से उन राइट्स को छीन रहे हो तो फिर वो नाराज तो होगा। Their leader Alluri Sitaram Raju was inspired by the NCM and persuaded people to wear khadi and give up drinking। तो महात्मा गांधी जी को ये काफ़ी मानते थे, और जो गांधी जी की टीचिंग्स थी वो अपने फॉलोअर्स को भी उनको अपनाने के लिए कहते थे। He wanted liberation by the use of force। बट क्या वो 100% गांधी जी की बातों को मान रहे थे? नहीं, कहीं ना कहीं फोर्स का नाम आ गया। तो अपन ने तो क्या पढ़ा है, गांधी जी तो अहिंसा सत्याग्रह, बट यहाँ पे तो फोर्स की बात है। थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। चेंज चाहते हैं बट फोर्स को अपनाते हुए। तो जब अटैक किया इनके सपोर्टर्स ने पुलिस स्टेशन पे, तो फिर गुरिल्ला वेयरफेयर अपनाया गया स्वराज के लिए। गुरिल्ला वेयरफेयर, छुप करके वॉर करना, छुप करके वॉर करना। एक मूवी आई थी टैंगो चार्ली, अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर भी बताया गया है। तो जब आप क्या कर रहे हो, ओपनली पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर रहे हो, तो फिर तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपको पकड़ेंगे भी, सही है ना। और अल्टीमेटली फिर एल्यूरी सीताराम राजू को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अगेन पॉलिटिकल पार्टीज से आया है। रोल की बात करें अपन, तो मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को, फंक्शंस ही है बेसिकली। आपको फंक्शंस बताने हैं अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनती हैं भाई? सरकारों को चलाने के लिए। पार्टी अगर अपन फॉर्म करेंगे तो एक उसका मोटिव होता है, तो गवर्नमेंट फॉर्म करें वो। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। अब आज अगर हमारे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय प्रेजेंट में, नेशनल लेवल पे, या एनडीए की बात कर लो आप, तो वो पॉलिसीज बनाएंगी। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। अलग अलग लेवल पे लीडर्स होते हैं ना, उनकी भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग दें ताकि वो पार्टी की पॉलिसीज को आगे लेकर के जाएं। पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द अपोजिशन। तो ये मेरा सवाल आपसे कि अभी विपक्ष में कौन है, ठीक है, लोकसभा में। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। टाइम टाइम पे लोगों से उनकी राय लेते रहते हैं कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, कौन सी पॉलिसीज में आपको चेंजेस चाहिए। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट। तो बेसिकली मैंने बता दिया जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हैं, वही ये सवाल पूछा गया है। फंक्शंस की जगह यहाँ पे आपको रोल लिख दिया गया है। सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, ठीक है। अभी अपन बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। मतलब कि आपका अब थोड़ा सा आपकी जो वर्ड लिमिट है यहाँ पे बढ़ जाएगी। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट्स इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। ये एक सवाल मुझे ऐसा लगा अभी तक का जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं लैंग्वेज ऐसी है कि बच्चा अगर उसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो समझ लेगा, वरना उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो सवाल पहले क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर आंसर पे भी आ जाएंगे। डेमोक्रेसी, जिस कंट्री में भी डेमोक्रेसी है तो अपने आप में डेमोक्रेसी में एबिलिटी रहती है कि लोग बाग उसको फेवर करें। हम अगर बात करें तो चैप्टर कौन सा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मोनार्ची की, हम बात कर सकते हैं डिक्टेटरशिप की, अलग अलग जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट डेमोक्रेसी के अंदर ये खूबी रहती है कि लोग बाग उसको क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है उनको ज्यादा फीचर्स अवेलेबल हो। तो यही तो हमें इस आंसर के अंदर समझाना है। तो सोशल साइंस में जब तक आप क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो शायद आप आंसर भी उसका प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पहला वो सवाल जो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन की तो आंसर भी आपका अच्छा दे पाएंगे, वरना हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाए, ठीक है। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो डिसीजन मेकिंग कैसे होएगी? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो पार्लियामेंट में बिल आता है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि बिल आएगा, फिर लॉ,
कैसे बनेगा, प्रॉपर प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे डिक्टेटरशिप में होता है कि डिक्टेटर ने बोल दिया और कल से वो कानून लागू हो गया, नहीं, प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन। एवरी सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, हमने ही तो सरकार बनाई है, हमने ही तो वोट डाला है, तभी तो सरकार बनी है, तो हमारा पूरा अधिकार बनता है। लेजिटिमेट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, याद आ रहा है कुछ कुछ चैप्टर का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये अभी मैंने बोल दिया, अकाउंटेबल, जवाबदेही बनती है सरकार की कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपरली वो अकाउंटेबल है। लेजिटिमेट लीगल, अगर अपन इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें या एक कॉमन मीनिंग देखें तो प्रॉपर एक प्रोसीजर से सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल की जगह इस बार 4 साल में चुनाव करा लेते हैं, मन कर रहा है, नहीं, 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5 साल में ही होंगे। पीपल हैव द राइट टू चूज द रूलर्स, हाँ, हमारे यहाँ वोटिंग होती है। डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, और a democratic government is the people on government and it is run by the people। हम एक पॉइंट और जोड़ दें यहाँ पे, अपन ने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग होती है जब चैप्टर की, डिग्निटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। कैसे, हम सबको हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, हम सबको जो हमारी वोटिंग की वैल्यू इक्वल रहती है, तो बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। बेसिकली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जब स्टार्ट होता है चैप्टर, वहीं से ये क्वेश्चन आपका बना है। There is an overwhelming support for the idea of democracy in South Asia. Support the statement with example. South Asia. अब अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो साउथ एशिया की बात की गई है, नीचे फिर आपका कुछ वहां पर कह सकते हैं सोर्स भी दे रखा है जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो साउथ एशिया और उससे कनेक्टेड फिर हमें देखना है कि कैसे वहां पर डेमोक्रेसी को ज्यादा फेवर किया जाता है। सवाल समझ लें कि क्यों साउथ एशिया के अंदर डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, फेवर किया जाता है। तो आपका पहले तो ये देख लो, साउथ एशिया के अंदर आपका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है। अब जब आप एनसीईआरटी लेंगे तो वहां पर एक प्रॉपर आपको एक चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग इन सब कंट्रीज में कौन सी कंट्री ज्यादा फेवर करती है, कौन सी कम करती है, वो पूरा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा सोर्स के अंदर। आइए आंसर देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल ओन गवर्नमेंट, बिल्कुल अभी अपन पहले भी पढ़ के आए। कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल, हाँ, यहाँ पे जो लोग बाग है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखें पॉपुलेशन अलग अलग कंट्रीज में, अब अगर अपन इंडिया की बात ही कर लेते तो यहाँ तो बहुत सारा ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाएगी कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की हम बात करें, खुद तो लोग बाग नहीं ले सकते डिसीजन, तो जनप्रतिनिधि रहेंगे और वो फिर आगे आपका डिसीजंस लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय देमसेल्फ, बिल्कुल सही, जो जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुना जाए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन, डिग्निटी और फ्रीडम की अभी मैंने बात करी, आपके फंडामेंटल राइट्स की बात कर लीजिए, वोटिंग की बात कर लीजिए, हमें दे रखे हैं। इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है आपका कि आपका इंडिया में कितना सारा कल्चरल, रीजनल, आपका अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो डाइवर्सिटी है, तो उन सबको हम साथ में लेकर के चलें, यही तो हमारा एक फीचर है हमारी कंट्री के अंदर। इतने सारे अलग अलग हम कह सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेजेस है, बट हम सबको क्या करते हैं, हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ आईटी की बात की गई है। तो अगर अपन देखें तो एक बेसिक क्वेश्चन है और प्रॉपरली एनसीईआरटी में रोल ऑफ आईटी दे रखा है, ठीक है। कैसे आपका दिल्ली से बाहर लंदन में आपका जो एक केस दे रखा है, या सोर्स कह लीजिए आप एनसीईआरटी में, जो आपकी मैगजीन है उसका कंटेंट यहाँ बन रहा है, फिर वो बाहर जा रहा है ना, तो वाला पार्ट कुछ कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा होगा आपका एनसीईआरटी का, वहीं से ये सवाल बना है। सवाल क्या है, ग्लोबलाइजेशन में आईटी का क्या रोल है। तो आज आप देखें हमारे को आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और अलग अलग सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, ठीक है। तो आईटी का तो एक बहुत अच्छा रोल है, और ये तो बेसिक सा सवाल है, कोई से भी पूछेंगे तो हम वो इसका आंसर दे सकता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहले आपके फ़ोन टेलीफोन वाले चलते थे, एसटीडी, पीसीओ, अब शायद मोबाइल पे काम हो जाता है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। रिमोट एरियाज़ में भी हम कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहे हैं अब, पहले शायद जो नहीं हो पाता था, ठीक है। गाँव के अंदर भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं।
डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इससे आपको बहुत सारा फायदा मिल जाता है, पता पड़ जाता है मौसम का खराब होने वाला है, पहली चेतावनी मिल जाती है। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, हम तो बहुत पहले से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे आजकल थर्ड फोर्थ से उन्हें बेसिक एक नॉलेज दे दी जाती है कंप्यूटर के बारे में, है ना। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, बहुत अच्छा, हम यहीं से बैठे बैठे, मैं रेजोनेंस से बैठे बैठे आप सबको पढ़ाता ही हूँ अलग अलग, जो आप घर पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल, जब मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट की बात करनी पड़ेगी। पहले पॉजिटिव की बात कर लेंगे, फिर एक दो पॉइंट अपन नेगेटिव की बात भी यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट तो दोनों तरीके से होता है ना, पॉजिटिव ज़्यादा है पर नेगेटिव भी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अपन अपनी बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स को आपका ग्लोबलाइजेशन के बाद ज़्यादा फायदा मिला है, आज आपके पास वेराइटी है, आपको मोबाइल खरीदना है, आपके पास अलग अलग मोबाइल कंपनीज की वेराइटी मिल गई, जो शायद पहले आज से 10 या 15 साल पहले नहीं थी, ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है, आज जब सस्ते प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो लोग बाग जिनका इनकम थोड़ी कम जनरेट होती है वो भी क्या कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को अवेल कर पा रहे हैं, उन सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया है डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन ने। MNC have increased their investment in industries such as cell phone, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा। MNC वो कंपनियां जो एक से ज़्यादा नेशन में वर्क कर रही हैं, उन्होंने इंडिया में अपने प्लांट लगाए, कुछ हमारी जो MNCs हैं, हमारी कंपनीज, उन्होंने बाहर प्लांट लगा रखे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अब जब नया प्लांट लगेगा कंट्री में तो जॉब्स भी आएंगे, बिल्कुल सही बात है। सम लोकल कंपनी दैट सप्लाई रॉ मटेरियल हैव आल्सो बीन बेनिफिटेड, जैसे कि कोई बाहर की कंपनी है, उसने इंडिया में अपना प्लांट लगाया, अगर वो कोई भी, अपन फैब्रिक की बात कर लें, अपन जीन्स की बात कर लें, शूज़ की बात कर लें, और अगर वो कोई रॉ मटेरियल लोकल कंपनी से ले रहे हैं तो इनको भी फायदा होगा, ठीक है। लोकल कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी और नया इन्वेस्टमेंट मिलता है तो उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन has enabled some larger companies such as टाटा, इन्फोसिस टू इमर्ज एज MNC, बिल्कुल, ये अब MNCs हैं, ये अपना इंडिया के अलावा बाहर भी क्या कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। पतंजलि का आप एग्जांपल ले लीजिए, पतंजलि आयुर्वेदा, वो भी इंडिया के अलावा अलग अलग जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, इसका एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस काम रहता है, जरूरत है तो ठीक है, आपको बुलाया जाएगा, काम पे नहीं है तो आप कुछ और काम कर लीजिए तब, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है और स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम टू द लोकल प्रोड्यूसर्स। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके शहर के अंदर एक बड़ा सा क्या खुलता है, मार्ट खुलता है, जो कि जो मैगी है वो 12 रुपीज़ की जगह 11 में दे रहा है, और एक छोटी सी शॉप है जो MRP 12 पे ही दे रही है, तो शायद आप यहाँ से जाके परचेस कर लेंगे। तो समझ में आ गया कि अगर बड़े बड़े ये जाइंट कंपनीज अगर अपना काम किसी कंट्री के अंदर चालू करती हैं, कहीं पर ओपन करते हैं, तो जो लोकल प्रोड्यूसर से उनको आपका दिक्कत आती है, वो उतना फिर आगे बढ़ नहीं पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। सेक्शन डी केस स्टडी है, सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है, जब चैप्टर शुरू होता है तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह करके फिर जो 1915 में आपका लौटते हैं इंडिया में, उसके बाद एक सोर्स आता है, उस सोर्स के ऊपर ये सोर्स ए है, उस पर ये पूरा आपका जो केस स्टडी बनी हुई है, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो सत्याग्रह है वो पैसिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बट द पावर विच इज सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। सत्याग्रह एक फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि हर कोई यूज कर सकता है, भले वो स्ट्रॉन्ग है भले वो वीक है, ठीक है। The power is not passive resistance, indeed it called for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. तो यहीं पर एक हिडन क्वेश्चन है कि क्या आपका सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस है, एक्टिव रेजिस्टेंस है? तो सत्याग्रह क्या है आपका? एक्टिव रेजिस्टेंस है। ये कोई हिडन सवाल है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, हम यहाँ पर कोई फिजिकली किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट pain on the adversary, he does not seek his destruction. In the use of satyagraha there is no ill will. वो अपना जो सामने जिससे हम डिमांड रख रहे हैं उसका कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो कभी उसके साथ कोई किसी तरीके का फिजिकली
मारा पीटी नहीं करेगा या उसके साथ बिल्कुल तरीके से पेश आएंगे। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, यहाँ पर फिर आत्मा की बात की गई है। दैट ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो ये गांधी जी इस बात को बता रहे हैं या इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अगर आप गलत नहीं है, आप प्रॉपरली अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो सामने वाला उस बात को मानेगा। तो एक बेसिक मैंने यहाँ पे क्रक्स बताया आपको केस स्टडी का। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म? क्योंकि गांधी जी adopted non-violence as a philosophy and an ideal way of life. According to him, philosophy of non-violence is not a weapon of the weak, it is a weapon which can be tried by all. अभी अपन ने डिस्कस किया, हर कोई सत्याग्रह के मार्ग पे चल सकता है, गलत तो नहीं है उसके अंदर उस पे चलना। How was Gandhian satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? A satyagrahi does not inflict the pain on the adversary. वो कभी सामने वाले का बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। Why was Gandhian satyagraha considered as a novel way to resist injustice? क्यों अपनाया गया है, क्यों बेटर माना गया? One could win the battle through non-violence. हमने देखा चंपारण में, हमने देखा खेड़ा में, हमने देखा अहमदाबाद में गांधी जी सक्सेसफुल थे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास प्रूफ है, गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवा ली थी। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. तो ये भी हमें आंसर यहाँ पे समझ में आता है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो केस है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो वही यहाँ पर आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की हम बात करेंगे। बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स. Long distance communication is far easier without physical movement of the communication. बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करें तो पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको डिस्कस ना करते हुए इसके क्वेश्चन पे आता हूँ। केस आप आई थिंक पढ़ लेंगे, केस सिंपल है, कोई ऐसा बहुत उसके अंदर समझाने वाला पार्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क. It has helped the country to engage in communication and socio-economic development. आज तो ठीक है, व्हाट्सअप वाला ज़माना आ गया है, आप फटाफट से अपना मैसेज कर देते हैं फ्रेंड को, रिलेटिव को, व्हाट्सअप पे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर लेते हैं। बट पोस्टल नेटवर्क का भी आज भी अपना ही इम्पोर्टेंस है, वो भी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है और अच्छे से काम कर रहा है इंडिया के अंदर। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटी लाइक स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। आज भी आपने देखा होगा कई बार आपके घर पे कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं या कोई आपने किसी इंस्टीट्यूट से जब आपकी मार्कशीट वगैरह तो स्पीड पोस्ट के जरिए आती होगी, है ना। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस, जब आप कोई भी चीज ज्यादा जनता को बता रहे हैं, जैसे मैं एक साथ क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मास को पढ़ा रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन, एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, एक ही जने तक मेरी जो टीचिंग है जा रही है, पर्सनल कम्युनिकेशन। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। आज बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, जितना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं नेशन के अंदर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आपका टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म, इन सब के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है, VFX का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जरूरी हैं, इनसे ही तो पता पड़ता है हमें कि देश के अंदर क्या चल रहा है, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हम जो भी न्यूज़ है, जो भी आज वर्ल्ड के अंदर कुछ हो रहा है, आज अपने कंट्री के अंदर कुछ हो रहा है, हम पता लगा सकते हैं। अभी अपन ने ऊपर इसको डिस्कस कर भी लिया। चलो आखिरी सेक्शन जो है आपका ही, जो आपका सैंपल पेपर है, मैप की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एक तो आपको चौरी चौरा के बारे में बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ पर आता है, ये आपका गोरखपुर, चौरी चौरा तो नाम और गोरखपुर करके हम कह सकते हो जिला, और एक नामरूप थर्मल प्लांट है और नोएडा सॉफ्टवेयर प्लांट है, इनमें से कोई एक करना है, और एक राजा संसी। तो एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, इसमें चॉइस आ गई, और एक सवाल ये है। तो ये आप मैप पे कर सकते हैं, चौरी चौरा, नोएडा और राजा संसी। तो यहाँ पर मैंने अभी तक तो सैंपल पेपर को पूरा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या किया,
डिस्कस करवाया। अगर अपन एक ओवरऑल एनालिसिस में देखूं तो जो सैंपल पेपर है उसके अंदर इजीली सारे चैप्टर्स को इन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व किया है। क्वेश्चन जो रखे हैं बहुत बेसिक रखे हैं। हाँ, वो एक क्वेश्चन जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का है वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बाकी एक बेसिक है। मुझे लगता है कि इस सैंपल पेपर को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपको लग रहा है कि सैंपल पेपर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वापस से भी एक नया प्रोग्राम चालू हो रहा है 28 से आई थिंक, तो आप उस वाले प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, उस कोर्स को ज्वाइन करिए। वापस से उसके अंदर थॉरो रिवीजन कराएंगे हम टर्म 2 का। तो जिस किसी को भी लगता है कि सैंपल पेपर देखने के बाद कि मुझे अभी भी दिक्कत है सोशल साइंस में, मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप जो हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है टर्म 2 का रिवीजन का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने एक और एनालिसिस बनाया है जिसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब आगे हम इसका जो अपन ने अभी तक सैंपल पेपर पूरा डिस्कस किया है ना, उसका एक एनालिसिस हम देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस बैठता है। अगर अपन देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कहाँ से बना, ठीक है। तो सैंपल पेपर एनालिसिस यहाँ पर बनाया गया है, और सैंपल पेपर के अंदर अपन जब देखते हैं तो आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सेक्शन ए जो हमारे 5 सवाल है, सेक्शन ए में जो पहला सवाल है वो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से। फिर जो दूसरा सवाल है वो है आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। फिर आपका तीसरा सवाल पॉलिटिकल पार्टीज से, चौथा सवाल मनी एंड क्रेडिट से, पांचवा सवाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आया है। सेक्शन बी में भी इसी तरीके से जो आपका 6th क्वेश्चन है मनी क्रेडिट से है, 7th क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया अगेन, और 8th क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी। 6 क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में आपका फिर 9th क्वेश्चन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से, ठीक है, इसमें चॉइस है। और 10th क्वेश्चन आपका है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फिर आपका सेक्शन डी 4 मार्क्स केस स्टडी, तो आपका इसके अंदर 11th क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया और 12th लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से है। फिर सेक्शन ई 3 मार्क्स जो मैप का है, जो क्वेश्चन 13 में पहला वाला जो मैप का पूछा, अभी देखा था ना अपन ने चौरी चौरा नेशनलिज्म इन इंडिया। 13.2 आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और इसमें फिर चॉइस है, याद रखना है अपने को। 13.3 के अंदर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद एक और हमने एनालिसिस बनाया कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था और कैसे था। अब अपन थोड़ा और देखें क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे अगर, तो जो आपका सेक्शन ए में 2 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया आपका, इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बेस्ड ऑन द टॉपिक टूरिज्म एज अ ट्रेड। जो थर्ड क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन द टॉपिक पार्टी सिस्टम। अभी अपन ने देखा सिंगल पार्टी और आपका बाय पार्टी पे सवाल था। मनी एंड क्रेडिट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन द टॉपिक आरबीआई। अभी अपन ने देखा ना व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, तो वहां से पूछा गया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द इमेज रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ स्टील, एक आपकी इमेज थी जिसमें 2 पार्ट पे आपको जवाब देना है। अगला 6th क्वेश्चन सेक्शन बी आ गया अपना मनी एंड क्रेडिट, इसमें चॉइस है। तो जो पहली चॉइस है वो इनफॉर्मल सेक्टर से सवाल पूछा गया है आपका जो चैप्टर में है, और जो दूसरा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि कहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत अच्छे से सैंपल पेपर बनाया गया है। हर टॉपिक से अपना, हम कह सकते हैं हर चैप्टर से, टॉपिक ना बोल करके कवरेज ली गई है, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया बेस्ड ऑन द टॉपिक डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका 8th पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन द टॉपिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ठीक है। अभी अपन बढ़ते हैं आगे सेक्शन सी पे, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चॉइस है इसके अंदर। तो जो पहली चॉइस है वो एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रही है, और जो सेकंड चॉइस है 9th बी बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी साउथ एशिया की वाली बात की गई है ना इसके अंदर। साउथ एशिया के अंदर इंडिया, नेपाल, अपना बांग्लादेश, श्रीलंका, जो डेमोक्रेसी को वो लोग प्रेफर करते हैं, वो वाली बात की गई है। फिर अपना अगला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी based on the concept of role of IT in globalization, पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट है बेस्ड ऑन द टॉपिक
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, तो ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको चॉइस दे रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन केस स्टडी पे। ठीक है, डी वाला पार्ट आ गया अपना सेक्शन डी, 11th क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सोर्स ए जो आपको दे रखा है सत्याग्रह वाला, एक्टिव रेजिस्टेंस पैसिव रेजिस्टेंस, वहां की बात की गई है। 12th क्वेश्चन जो अगला केस है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, वहां पे अपनी बात हो रही है, जो टॉपिक है कम्युनिकेशन आपका बुक के अंदर वहां से उठाया गया है। अब अपन मैप की बात करते हैं, तो पहला नेशनलिज्म इन इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे कॉल ऑफ हुआ था, चौरी चौरा, वहां की बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर चॉइस है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए ना आपसे, एक तो नामरूप थर्मल प्लांट पे और एक नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पे। और जो लास्ट है 13th के अंदर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर मैप क्वेश्चन आया राजा संसी एयरपोर्ट पे। तो ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपरली हमने क्या किया, डिटेल्ड एनालिसिस किया सैंपल पेपर का, और ओवरऑल अपन देखें तो बहुत सैंपल पेपर सिंपल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जब इसे खुद भी एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।